महादेव बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में केवल मैं एरर्स पर न्यूमेरिकल्स लूँगा और न्यूमेरिकल्स भी सैम्पल टाइप के होंगे। मीन्स जितने तरह के क्वेश्चन तुम्हारे आईआईटी में या नीट में आए हैं उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन हैं, मीन्स कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस एक एक सैम्पल क्वेश्चन मैं लूँगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है टाइम को देखते हुए। उसके लिए मैं भी इन कमिंग वीडियो में ऐसा कर सकता हूँ कि क्वेश्चंस को मैं लिंक में दे दूँ और आप उसे पर्सनली सॉल्व करो, या इंडिविजुअली आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो दो, तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा। अभी के लिए मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन एरर्स पर ले रहा हूँ जो अक्सर आईआईटी में कई बार पूछे गए हैं या नीट में कई बार पूछे गए हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को लगाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले, जस्ट इसके पहले जो मैंने एरर एनालिसिस पर वीडियो बनाया है, जो कंसेप्ट्स लिए हैं, ऐसे 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, उनका लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ। आप उन वीडियोस को देखो, तभी न्यूमेरिकल ज़्यादा एफिशिएंटली और प्रभावी तरीके से समझ में आएंगे। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं सीधे शुरुआत करता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर, और मैं इनको एक एक करके लिख रहा हूँ। ओके, तो देखो बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ जो अक्सर पूछा है, मैं लिख रहा हूँ, अब मेरे साथ लिखते चलो, ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन, टाइम पीरियड of a simple pendulum, time period of a simple pendulum is t equals 2 pi under root L by G. Okay, measured value MEASURED, measured value of length L is 20.0 centimeter, known to 1 mm, known to 1 mm accuracy, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch, WRIST wristwatch of 1 second resolution, find percentage error in G. ओके, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस रिलेशन t इक्वल्स टू L/G। L जो है मैं प्रैक्टिकली बता दूं, बॉब की लेंथ है, स्ट्रिंग की बॉब की लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ है,
और जी आप जानते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये रिलेशन एसएचएम के चैप्टर में डिराइव भी किया जाएगा। अभी हमने मान लिया है कि इस फार्मूले को हमें यूज करना है। इन्होंने बोला कि जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ नापी गई वो 20.0 सेंटीमीटर है और जिस स्केल से नापी गई उसका लिस्ट काउंट एक्यूरेसी 1 mm है, मीन्स उस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर है। और फिर 100 बार उसके ऑसिलेशन को मेजर किया गया जिसमें पूरा जो टाइम लैप्स हुआ वो 90 सेकेंड है। इस टाइम को भी मेजर किया गया एक घड़ी से और घड़ी का भी लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। तो हमें बताना है कि जी में कितनी परसेंटेज एरर होगी। ठीक है, अब देखो 2-3 बातें। हमें जी में अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो हम कुल मिलाकर उस ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन को लिखेंगे जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन को बताने के पहले, इसमें कई बातों को डिटेलिंग करने के पहले चलो हम एक काम करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को राइट डाउन करते हैं दोबारा इस फार्मूले को और देखते हैं कि जी में एरर को हम कैसे निकालेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखो कि इसको मैं फिर रब करूँगा तो दिमाग में होनी चाहिए कि लेंथ 20.0 सेंटीमीटर है, ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। और कुल मिलाकर 100 ऑसिलेशन की टाइमिंग क्या है 90 सेकेंड से, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन को आप में भी राइट डाउन कर सकते हो क्योंकि मुझे रब करना है। और बाई द वे अगर आपने राइट डाउन कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ। तो देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, मजबूरी है, इस पे सुतना नहीं है। ओके, तो जी की वैल्यू उन्होंने, टी की वैल्यू उन्हें दिया था 2π√L/G और हमें जी में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो जी एक तरफ होना चाहिए, थोड़ा सिंपल करो, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया, ये 4π² हो गया, L/G हो गया। हम जी को एक तरफ रखेंगे तो हो जाएगा 4π² L/T²। टी को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4π² L/T-2। यहां देखो केयरफुली, जी जो है इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलकर बना हुआ है, या जी का डिपेंडेंस इन पर यूं है। तो ऐसे केस में चूंकि ये म्यूचुअली मल्टीप्लाइड या डिवाइड हैं, जब भी हम निकाल पाते हैं, जो मैंने पीछे बताया है, हम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो विदाउट कैलकुलस का यूज किए सीधे जो फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसका इस्तेमाल करेंगे और हम जी को फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलो मैं जी को यहां लिख दे रहा हूं, केयरफुली देखो। मैं लिखूंगा ΔG/G, ΔG/G। एरर उन्हीं फ्यूचर क्वांटिटीज में होंगी जो मेजर्ड हैं। तो ये तो गिवन वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इसे नापा ही नहीं गया है तो इसे हमने छोड़ दिया। तो लेंथ में एरर हो जाएगी, चूंकि पावर 1 है तो सीधा लिखा ΔL/L। हम एरर हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं जब तो कुछ ना कहा जाए, और मैक्सिमम निकालना भी चाहिए, वही जेन्युइन है। तो ये माइनस अगर एक्सपोनेंट है, पावर है, तो इसे भी प्लस लेकर साइड में रख दिया और उसे लिख दिया 2ΔT/T। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब देखो ये सिंबल किसका है, ये एल में मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल है कि लेंथ में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, ये टाइम पीरियड में कितनी एब्सोल्यूट एरर है इसका सिंबल है, और ये टी का सिंबल है टाइम पीरियड का, एल का सिंबल है लेंथ का। अब जरा एक चीज देखो, जब कहीं भी ये एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर ना दिया गया हो तो हम कन्वेंशनली मान लेते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम जो होगी वो मेजरमेंट के लिस्ट काउंट या मेजरिंग डिवाइस के लिस्ट काउंट से ज़्यादा नहीं होगी। अब जरा देखो, लेंथ को जब मेजर किया गया है तो लेंथ की वैल्यू है 20.20 सेंटीमीटर, 20.0 सेंटीमीटर,
और जिस स्केल से नापा गया है उसका लिस्ट काउंट है 1 mm। तो नेचुरली एल तो 20 सेंटीमीटर हो गया, और जो डेल्टा एल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, चूंकि मेंशन नहीं है तो हम हमेशा लिस्ट काउंट के बराबर लेते हैं, तो लिस्ट काउंट 1 mm है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा एल की जगह पर 1 mm को रखना चाहिए सेंटीमीटर में बदलकर, और ये तो 20 सेंटीमीटर हो ही गया। कुछ कॉम्पिटिशन्स में, अब जरा ध्यान दो, कुछ कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी लिस्ट काउंट नहीं भी देता है, सिर्फ एक्सप्रेशन को ये लिख दिया और हमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो प्रश्न ये है कि इसको देखकर हम कैसे डेल्टा एल को एज्यूम करेंगे, क्योंकि जब तक डेल्टा एल नहीं पता चलेगा तो कैसे आप इस एक्सप्रेशन को, जैसे एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस रिजल्ट को माइन्यूटली देखो। ये रिजल्ट बता रहा है कि लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और एक्यूरेटली उसे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस तक मेजर करने में मे भी कोई डाउट ना हो, यानी कि फर्स्ट प्लेस तक सिग्निफिकेंटली हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू रखी जाएगी वो नॉन जीरो, अगर सबसे छोटी वैल्यू रखी जाएगी तो 1 हो सकती है। तो हम चाहें तो देखकर क्लू ले सकते हैं कि चूंकि मेजरमेंट डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक किया गया है, इट मीन्स कि मेजरमेंट लिस्ट काउंट तक ही हो सकता है अगर एग्जैक्ट किया जाए। तो एक क्लू ले सकते हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट काउंट हो गया वो इस प्लेस 1 रखकर, जो कि नॉन जीरो मिनिमम वैल्यू है, के इक्वल होगा। तो जो हमने यहाँ 1 रखा तो कोई बता देगा कि लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ आप लकी हो कि उसने लिस्ट काउंट दे दिया गया है 1 mm, मीन्स 0.1 सेंटीमीटर इसमें दे दिया है। नहीं भी देता तो इस मेजरमेंट से हम जान जाते कि चूंकि मेजरमेंट डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक एग्जैक्ट हो सकता है, भले यहाँ पर यहाँ कुछ ना आया हो, लेकिन अगर आता तो 3 आता, 4 आता, 9 आता, 9 तक आता। तो उस केस में जो ये फर्स्ट प्लेस होता है मिनिमम नॉन जीरो वैल्यू के साथ, वो लिस्ट काउंट को बताता है। तो लिस्ट काउंट हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ अलग से दे दिया गया है कि लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो कुल मिलाकर डेल्टा एल हमारा हो गया 0.1, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, डेल्टा एल हो गया 0.1 सेंटीमीटर और एल हो गया 20.0 सेंटीमीटर। अब बात आती है टी की, टाइम पीरियड की और चेंज इन टाइम पीरियड की। कुल मिलाकर एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड एंड दिस इज आल्सो टाइम पीरियड। क्वेश्चन में टाइम पीरियड डायरेक्टली नहीं दिया है, उसने दिया है कि ये पेंडुलम है, इसके 1 ऑसिलेशन की मीनिंग क्या होगी, आगे और डिटेल समझ में आ गया, बस ऐसा समझ लो। तो मीन पोजीशन से ये यहाँ तक मैक्सिमम गया, उल्टा मैक्सिमम गया, फिर लौट कर यहाँ तक चला आया। इस पूरे प्रोसेस में इसने जितना टाइम लिया, इस प्रोसेस को बोला 1 ऑसिलेशन, और जो टाइम लिया वो टाइम पीरियड हो गया। तो इस प्रोसेस को मीन्स मीन पोजीशन से एक और मैक्सिमम जाना, उल्टा मैक्सिमम जाना, यहीं चले आना, इस प्रोसेस को उसने 100 बार रिपीट किया, 100 टाइम्स रिपीट किया, तो इसमें टाइम लिया 90 सेकेंड का। तो नेचुरली अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा यहाँ रखने के लिए, तो 1 ऑसिलेशन के टाइम में निकाल देंगे, जो 90/100 हो जाएगी। ओके। और जहां तक इसकी बात है कि ये कितना होगा, इसे हम डायरेक्टली ले नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। चलो हम एक काम करते हैं, पूरी बात कैसे लिखते हैं कि टोटल टाइम का सिंबल में स्मॉल टी लेता हूँ, टोटल टाइम का सिंबल में स्मॉल टी लेता हूँ, और कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसने कितनी बार इस घटना को अंजाम दिया, उसको मैं एफ लेता हूँ, या चलो एन ले लिया, थोड़ा आपके लिए फेमिलियर टर्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को मैंने एन कहा, और टोटल टाइमिंग को स्मॉल टी कहा, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी कहा। तो स्मॉल टी कुछ नहीं है, टाइम पीरियड का एन टाइम से, मीन्स 100 टाइम्स है। तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ टी इक्वल्स एन टी। अब जरा इसकी मीनिंग ध्यान से समझो। कैपिटल टी है 1 ऑसिलेशन का टाइम, ए स्मॉल एन है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो जब स्मॉल एन को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टाइमिंग पता चल जाएगी। टोटल टाइमिंग उसमें दे दिया गया है 90 सेकेंड्स। तो यहाँ पे स्मॉल टी है 90 सेकेंड्स, एन है 100 और कैपिटल टी है टाइम पीरियड। तो चलो बहरहाल
अगर हम लिखते हैं, वैसा लिख सकते हो कि लेट स्मॉल टी इज टोटल टाइम एंड n is total number of oscillations, therefore small t equals n capital T, और हिडन है जैसे t इज व्हाट, टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड का 100 टाइम्स हुआ है, तो 100 और ये टोटल टाइम 90 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कैपिटल टी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गए m, तो ये टोटल टाइम हो गया और ये टोटल टाइम को बता रहा है स्मॉल टी। अब हम क्या करते हैं कि इसको चेंज के फॉर्म में लिखते हैं। तो चेंज के फॉर्म में लिखोगे तो नेचुरली ये बदल रहा है, तो इसको लिख दिया डेल्टा स्मॉल टी, n फिक्स है, 100 है, चेंज ही नहीं होगा। यहाँ लिख दिया हमने डेल्टा टी। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक तो चला आया n इक्वल्स एन टी और डेल्टा टी इक्वल्स एन डेल्टा टी। यहाँ से सहूलियत ये हो गई कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा टी बाई टी करेंगे, एन एन कैंसिल हो जाएगा, ये चलाएगा डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी। देखो मीनिंगफुल यार समझो, डेल्टा टी तो दे दिया गया है, 100 ऑसिलेशन उसने प्रोसेस किया, और जैसा हमने बताया कि पूरे प्रोसेस में अगर पर्सनली मीन एब्सोल्यूट एरर ना दिया हो तो हम उसे बिल्कुल ही लिस्ट काउंट के इक्वल मान लेते हैं। तो जिस रिस्ट वॉच से ये 100 ऑसिलेशन काउंट किया गया और टाइम लगा 90 सेकेंड, उस रिस्ट वॉच का जो लिस्ट काउंट था 1 सेकेंड था, तो स्मॉल डेल्टा टी हो गया 1 सेकेंड और ये हो गया तुम्हारा 90 सेकेंड। हम ये कैपिटल डेल्टा टी इंजुअली नहीं निकाल सकते थे, अलग से नहीं निकाल सकते थे। अगर हम ऐसे आर्गूमेंट करते कि 100 ऑसिलेशन में 90 सेकंड लगे तो एक ऑसिलेशन 0.9 सेकंड लग गया, फिर ऐसे बोलते कि 100 ऑसिलेशन का जो एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है 1 सेकंड है, तो 1 ऑसिलेशन का क्या होगा, तो ये डेल्टा टी निकल जाता है। ये जेन्युइन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपने जब मेजरमेंट किया है तो एक टाइम पीरियड को आपने मेजर नहीं किया है, आपने 100 टाइम को मेजर किया है, और मेजर्ड वैल्यू के बेस पर ही हम लॉजिक देते हैं। तो कुछ लोग जो ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कि आप यूं करो कि 100 ऑसिलेशन की टाइमिंग 90 है, तो 1 ऑसिलेशन होगा 90/100, ये निकल गया टाइम पीरियड। तो यहाँ तक तो मैथमेटिकली ठीक है, लेकिन ये कहना कि 100 ऑसिलेशन की एरर है 1 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन की एरर है 1/100 सेकेंड, ये जेन्युइन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 1 ऑसिलेशन निकाला ही नहीं है। आपने कितने ऑसिलेशंस निकाले हैं, 100 ऑसिलेशंस निकाले हैं। यही वजह है कि मैथमेटिकली ये इसके इक्वल हो गया। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसके हेल्प से हमने ये निकाल लिया या इसके हेल्प से ये निकाल दिया, क्योंकि आपने 1 टाइम पीरियड निकाला ही नहीं है। मैथमेटिकल अप्रोच से भले आप निकाल लें, लेकिन प्रैक्टिकली आपने 100 ऑसिलेशंस निकाला है, 1 ऑसिलेशन नहीं निकाला है। वैसे आपने पूरे प्रोसेस के एरर को लिया है 1 सेकेंड, एक प्रोसेस के एरर को अपना अलग से नहीं निकाला है। तो यही वजह है कि हमने इस लॉजिक का यूज़ किया और देखा कि ये प्रैक्टिकली मेजर्ड वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली मेजर्ड वैल्यू है। बाई चांस ये रेशियो डेल्टा टी बाई टी के बराबर हो जाता है, तो कुल मिलाकर मैथमेटिकली हम इसके प्लेस पर ये रख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ आई है ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, मेजर्ड वैल्यू तो ये और ये है। ओके, सो at the place of delta t by t, I should write delta t by small t, and at the place of delta L, I am writing 0.1 centimeter, L is 20.0 centimeter. So see what is delta t by t. This is 1 second and this is 90 second. So mathematically we are getting delta t by t 1/90 second. इन वैल्यूज को आप यहाँ रखो, इस एक्सप्रेशन में रखो। तो रखने पर हमें मिल जाएगा 0.1, यूनिट सेम होनी चाहिए, ये रेशियो है, तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर प्लस
2 इंटू 1/90, 2 इंटू 1/90। अब हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। ये देखो रफली कितना हो गया। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 0.01/2 प्लस 2/90 ये हो गया। और परसेंटेज एरर के लिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो सीधे ये हो जाएगा 1/2 अगर यहाँ देखा जाए तो, और ये हो जाएगा 20/9। अगर इसे और सिंपल करें तो 9 इधर चला गया, 20 इधर हो गया, 49/18 हो गया। 9, 40, 49, 49/18 हो गया। ये 3 नहीं होगा। अगर आप देखो तो ये रफली 2.7 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट आप कर सकते हो। मैं देखो मैं कर 18 36 को 2 और 49 से 36 गया, 3 आया, 1 आया, 139। 18 का टेबल पढ़ो 7 बार, 8 से 5 और 7 5 126। रफली ये चला आ रहा है 2.7%। थोड़ा और आगे आएगा, हम आंसर के साथ लिख देते कि इसको उन्होंने एज्यूम किया है 3%। चलो ये तो आपकी बात हो गई, आप इसको कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या रही कि डेल्टा t/t दिस इज नॉट द मेजर्ड वैल्यू। योर मेजर्ड वैल्यू इज स्मॉल डेल्टा t एंड स्मॉल t, but the ratio is same mathematically. That's why at the place of delta t/t we are writing small delta t/t and we are getting the answer. So percentage error in G will be approximately 3%. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 12 है पुरानी बुक में, और कई बार आईटी में या नीट में ऐसे क्वेश्चन डेटा चेंज करके, बस डेटा चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, टाइम पीरियड चेंज हो गया, सॉरी लेंथ चेंज हो गया, और ये कई बार आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन भी एडवांस का क्वेश्चन है और आईटी में आ चुका है। मैं इसको देकर लिख रहा हूं और धैर्य के साथ आप इसको जरा समझो। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप भी राइट डाउन करो। ओके, so this is the question. What is question? A person measures, MEASURS, a person measures the depth, DEPTH, a person measures the depth of a well by measuring, MEASURING, by measuring the time, interval, by measuring the time interval between dropping a stone and receiving, RECEIVING, and receiving the sound of impact,
with the bottom of the well the error in his measurement, MEASURAMENT, the error in his measurement of time is delta t equals 0.01 second, and he measures the depth, of the well to be L equals 20 meter. Take G equals 10 meter by second square and velocity of sound Vs equals 300 meter by second. Calculate percentage error in length, means delta L by L into 100 में फाइंड आउट करना है। चलो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लंबा क्वेश्चन है, धैर्य की जरूरत है और अप्रोच को जानने की जरूरत है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक कुएं की गहराई नापता है। कैसे नापता है? एक स्टोन को गिराता है और जब स्टोन वाटर बॉटम से स्ट्राइक करेगा तो जो स्प्लैश की आवाज़ आएगी, जो छपाके की आवाज़ आएगी, उसको सुनेगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। उसका मतलब ये हुआ, एक आदमी पत्थर गिराता है, पत्थर कुएं के भीतर जाएगा, वो कुएं के पानी से टकराएगा और उसके जो स्प्लैश की आवाज़ आएगी, छपा की आवाज़ आएगी, उसको सुनेगा। तो इस टाइम को उसने मेजर किया, देखा कि इस पूरे प्रोसेस में मीन्स पत्थर को गिराने के बाद छपाकी के बाद सुनने में जो 2 टाइम लगे, एक टाइम होगा पत्थर के नीचे जाने का, दूसरा टाइम होगा उस साउंड के ऊपर आने का। तो पत्थर के नीचे जाने और साउंड के ऊपर आने में जो एरर टाइम में उसे मिला वो 0.01 सेकेंड का था और कुएं की जो गहराई थी वो 20 मीटर थी। ठीक है, जी की वैल्यू को उसने कहा कि 10 ले लो और वेलोसिटी ऑफ साउंड को 300 ले लो मीन्स इसे मेजर नहीं करना है, इसके एरर की बात नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है। जो गिवन है, जो मेजर्ड नहीं है, उसमें ना हम एरर की बात करेंगे ना किसी वेरिएशन की बात करेंगे। तो सीधे फिक्स वैल्यू तो हमने जी को ले लिया और वी एस को ले लिया। तो हमें बताना है कि लेंथ में कितनी परसेंटेज एरर आएगी और टाइम की एरर दे दिया गया है। तो देखो ये बड़ा सिंपल है, ये सिंपल है। इसमें से कुछ डेटा मैं लिख दे रहा हूं, बाकी मैं क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिख लो और मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, डेल्टा टी टाइमिंग की पूरी एरर है 0.01 सेकेंड, लेंथ
दे दिया गया है कुएं की 20 मीटर, जी फिक्स है 10 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स है 300 मीटर बाई सेकेंड। तो हमें बताना है कि कुएं की लेंथ को मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर आया होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं। अब जरा इस बात को समझो, और ये क्वेश्चन क्यों खास है ये एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जरा हम सिंपली इसको देखें। मान लो ये वेल है, ये कुआं है, इसकी लेंथ कुछ एल है, मान लो 20 मीटर है, दे दिया गया है। यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप में तो होता है कि u बराबर 0, शुरू में पत्थर रुका हुआ था। ये स्टोन यहाँ आएगा, कुछ टाइम लेगा, टाइम लेगा तो एक साउंड क्रिएट करेगा। साउंड इस स्पीड से ऊपर जाएगा और यहाँ वाले ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम हमने काउंट किया है, देखें कि वो टाइम होगा कितना। तो पहले हम स्टोन के एल लेंथ के वेल में जाने की टाइमिंग निकालें। चूंकि स्टोन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन में जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, यूजिंग एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके बारे में इन फ्यूचर हम बात करेंगे। तो बहरहाल डिस्प्लेसमेंट को जो यहाँ से यहाँ तक है एज ए सिंबल हमने एल लिख दिया, ड्रॉप किया गया है तो यू 0 है, हाफ हो गया, जी मानो टाइम t1 है तो हो गया t1 स्क्वायर। तो पत्थर के यहाँ से वाटर तक स्ट्राइक करने में जो टाइम t1 लगा वो हमने इसे राइट डाउन कर लिया। थोड़ा सा सिंपल करें तो देखो t1 की वैल्यू हो जाएगी, t1 वैल्यू हो जाएगी 2l/g का रूट, 2 इधर चला जाएगा, g नीचे चला जाएगा, 2/g का रूट। ओके, तो ये टाइमिंग है स्टोन के टॉप से वाटर के बॉटम तक जाने की, वेल के बॉटम तक जाने की। अब जो स्प्लैश की आवाज़ आएगी, छपाकी की आवाज़ आएगी, तो एक्सलेट तो होगी नहीं, वो साउंड की आवाज़ है, साउंड है जो इस स्पीड से ऊपर आएगा। तो देखें कि एल लेंथ दूरी तय करने में ये स्प्लैश का साउंड कितना टाइम लेता है। उस टाइम को अगर हमने t2 कर दिया तो सीधे हो जाएगा L/Vs। Vs मीन्स स्पीड ऑफ साउंड। तो पूरे प्रोसेस में पत्थर के नीचे जाने में, उसकी आवाज़ के कान तक आने में जो टोटल टाइम लगा, अगर उसमें t करता हूँ तो t हो गया t1 प्लस t2। अब हम क्या कर रहे हैं, जरा सा मैं इसको इसके ही फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2l/g का रूट और t2 हो गया L/Vs। ये टोटल टाइमिंग हो गई। जरा सा इसे मैं लिख रहा हूँ। अब हमें इसको एरर के फॉर्मेट में लिखना है कि इसमें कितने एरर आए, इसमें कितने एरर आए, यही मिलकर इसकी टोटल एरर कहलाएगी, जो 0.01 सेकेंड है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी इंडिविजुअल एरर निकालते हैं फ्रैक्शन एरर के फॉर्म में, इसकी इंडिविजुअल निकालते हैं फ्रैक्शन एरर के फॉर्म में, फिर कैलकुलेट करके वैल्यू को रखते हैं। वो थोड़ा प्रोसेस अच्छा ही है, लेंदी है। क्यों ना हम ऐसे सोचें कि हमें लेंथ तो पता ही है, हमें डेल्टा L/L × 100 चाहिए। तो एनी हाउ अगर हमें डेल्टा L मिल जाता है, डेल्टा L मिल जाता है और L पता है, तो हमें बड़े आराम से डेल्टा L/L मिल जाएगा। तो उसके लिए अलग से इसकी एरर फ्रैक्शन निकालो, इसके एरर फ्रैक्शन निकालो, जरूरी नहीं है। तो हम एक काम करें, हम इसको ऑब्जर्व करें फिर से। ये क्या है, टाइम है, ये भी क्या है, टाइम है, इसमें क्या है, टाइम है। इसमें वेरिएबल टाइम है, इसमें वेरिएबल L है, इसमें वेरिएबल L है, Vs और G तो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मेट में लिखें तो जो यहाँ का मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उस एक्सप्रेशन का मीन एब्सोल्यूट एरर होगा और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, और ये दे दिया गया है 0.01 सेकेंड। तो देखो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा स्मॉल टी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ भी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वही लिखा जाएगा। तो इसमें 2 और g तो कांस्टेंट है, तो √2/g हमने कांस्टेंट ले लिया, और ये डेल्टा L है, डेल्टा L मीन्स पावर हाफ है। चलो अभी हम एक काम करते हैं, इसको अभी टी रहने दो, थोड़ा बड़ा है, टी को टी रहने दी, इसको ऐसे लिख दिया
और ये L अपॉन VS हो गया। आप चाहो तो कुछ वैल्यूज में लिख देता हूँ ताकि और भी दिक्कत ना हो। तो देखो ये 10 है, ये 2 है, तो ये हो गया 1 अपॉन √5 L टू पावर हाफ, और यहाँ पर VS है 300 और L कांस्टेंट है, तो हो गया L अपॉन 300। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब हम जब इसको मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कुल मिलाकर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्रश्न किसके रिस्पेक्ट में? इसका आंसर है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक नई वेरिएबल फ्यूचर क्वांटिटी होगी, उसके रिस्पेक्ट में सबको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चूंकि वो डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल चलाएगा, जैसे मान लो हमने किसी p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dp अपन dt अपन dp लिखा, समथिंग अपन dp लिखा, समथिंग अपन dp लिखा, dp कट जाएगा। इसलिए बुक में क्या करते हैं कि सीधे सीधे डिफरेंशिएशन का न्यूमरेटर लिख देते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया तो लिख दिया dt, ये हो गया 1 अपॉन √5। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो हाफ पावर यहाँ चली जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 माइनस 1/2 हो गया, और फिर L को लिख दिया dl अपॉन दैट फ्यूचर क्वांटिटी जिसे हमने बाद में डिवाइड किया था, वो नहीं मिल रहा है, और ये सीधे सीधे हो गया 1 अपॉन 300, और ये अगेन हो गया dl। तो थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं और इसको थोड़ा लिख दिया पुराने पैटर्न में डेल्टा टी। चलो लिख दिया डेल्टा टी, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा टी, और ये हो गया 1 अपॉन √5 1/2, 1 अपॉन 1 माइनस 2 1/2 होगा, ये नीचे चलाएगा, ये √L हो जाएगा, एंड दिस इज डेल्टा L अपॉन 300। देखो ये बच्चों बार बार जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो नीचे वेरिएबल होना चाहिए। मान लो थोड़ी देर के लिए कोई वेरिएबल p था, p कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो ये आता dp, यहाँ भी आता dp, यहाँ भी आता dp। चूंकि हर जगह dp है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए यूजुअली हम उसे लिखते नहीं हैं। लेकिन समझो कि हमने डिफरेंशिएट किया है तो ये कुछ ऐसा चला है। यहाँ से डेल्टा L आप कॉमन ले लो और जो वैल्यूज दे दी गए हैं उनको आप लिखते चलो। तो देखो हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी है 0.01 लिख दिया, और ये हो गया 1/√5 इंटू 1/2, ये है 20, तो 1 अपॉन √20 डेल्टा L, और ये हो गया डेल्टा L अपॉन 300। अब चलो हम नया काम कुछ नहीं करेंगे, यहां से डेल्टा L कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा L कॉमन लोगे बेटा, ये हो गया 0.01, डेल्टा L कॉमन लिया, ये देखो 5 और 20 मिलकर 100 हो जाएंगे, √100 जो हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा, वो 10 और 2 मिलकर 20 हो जाएंगे, तो ये हो गया डेल्टा L अपॉन 20। फिर से देखो √5 √20, √5 √20 √100 हो गए, 100 का √10 आता है, 10 और 2 मिलकर 20 हो गए, और ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन 300। अब यहां से डेल्टा L कॉमन ले रहे हैं, तो ये मिल गया हमें 1/20 प्लस 1/300। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 300 हो जाएगा। चलो लेते हैं, एलसीएम 300 हो गया, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 16/300, तो 0.01 डेल्टा L, और ये चीज ऐसे हो गई। आप स्टेप लिखते चलो, मैं रब करना मजबूरी है हमारी। तो देखो यहां पर हो गया 0.01 इक्वल्स डेल्टा L इंटू 16/300। हमें डेल्टा L चाहिए, तो ये इधर चला आएगा, 2 0 खत्म हो जाएंगे,
तो डेल्टा एल हो जाएगा 3/16। तो डेल्टा एल की वैल्यू इतनी चलिए, हमें फाइनली क्या चाहिए, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 चाहिए। तो हमने लिख दिया डेल्टा एल की जगह 3/16, एल की जगह 20 इंटू 100। थोड़ा सा सिंपल करो, 3/16 इंटू 20 इंटू 100, ये 5 हो गए, ये चला आया 15/16। अगर ये भी 15 होता तो 1% के आसपास होता, तो अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं, ये चलाया 1%। तो यहां पर जो लेंथ में परसेंटेज एरर है जिसे फाइंड आउट करना था वो हो गई 1%। तो ये दूसरा सैंपल क्वेश्चन रहा। तीसरा और आखिरी सैंपल क्वेश्चन इस वीडियो के लिए मैं ले रहा हूं, है तो वो ऑप्टिक्स है, लेकिन चूंकि एरर से रिलेटेड है तो इसलिए मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ। और ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। हालांकि ऑप्टिक्स बिना पढ़े भी क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकता है अगर हमारे पास एरर का कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन लेंदे है, मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ लिखते चलो। ये क्वेश्चन इसलिए जानना जरूरी है कि कुछ पिक्यूलियर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे डील करेंगे। क्या हम ट्रेडिशनल फार्मूले से बंधे होंगे या कुछ नया इनोवेटिव चीज हम थिंक ऑफ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं। यूजिंग USIMG, using the expression 2D sin theta equals lambda, one calculates the values of D measuring theta in the range of 0 degree to 90 degree, in the range of 0 degree to 90 degree. Okay, the wavelength lambda is exactly known and error in theta is constant for all values of theta, as full stop, as theta increases from 0 degree. There are 4 options. Number 1, the absolute error in D remains constant, remains constant. This is option A. This is option B. The absolute error in D
is increasing. This is second option. C is what? The fractional error in D remains constant. And lastly, the fractional error in D decreases. देखो बड़ा क्वेश्चन लेंदी है, एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। यूजिंग द फार्मूला और एक्सप्रेशन 2d sin theta equals lambda, anyone calculates the values of d measuring theta in the range of 0 to 90 degree. The wavelength lambda, this is the symbol of wavelength, the wavelength lambda is exactly known and error in theta is constant for all values of theta. अब हमें चार ऑप्शन बताने हैं कि जैसे अगर थीटा बढ़ेगा तो जो डी में एब्सोल्यूट एरर है वो कांस्टेंट होगी, या जो डी में एब्सोल्यूट एरर है वो लगातार बढ़ेगी, या जो डी में फ्रैक्शनल एरर है वो कांस्टेंट होगी, या जो डी में फ्रैक्शनल एरर है वो लगातार घटेगी। ये चार ऑप्शन है। मीन्स हमें डी की एरर के बारे में बात करना है, डी की दो एरर के बारे में बात करना है, एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो डी के एब्सोल्यूट एरर में क्या चेंजेस आएंगे या डी के फ्रैक्शनल एरर में क्या चेंजेस आएंगे, अगर थीटा चेंज होता है तो इस हिसाब से हमें जवाब ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो डी का एब्सोल्यूट एरर है वो चेंज नहीं होगा। सेकंड में है जो डी का एब्सोल्यूट एरर है लगातार बढ़ेगा। फिर फ्रैक्शन एरर की बात है कि डी का फ्रैक्शन एरर कांस्टेंट होगा और डी का फ्रैक्शन लगातार घटेगा। अब देखो जगह की कमी है, मैं इसे मिटा रहा हूँ और हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जरा क्वेश्चन को बारीकी से समझो, क्वेश्चन को बारीकी से समझो, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे, कुछ है नहीं। तो यहां देखो, ये रिजल्ट आपको दिया गया है 2d sin थीटा इक्वल्स लेमडा। इसमें लेमडा में कोई एरर नहीं है, लेमडा इज मेजर्ड एग्जैक्टली, मीन्स लेमडा में कोई एरर नहीं है। थीटा में एरर है, लेकिन थीटा के एरर क्या है, कांस्टेंट है। हमें डी के एरर के बारे में बात करनी है। तो जब डी के एरर के बारे में बात करनी है तो डी को एक तरफ रखो, ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 sin थीटा। डी हो गया लेमडा अपॉन 2 sin थीटा। हम एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा को ऊपर ला सकते हैं, तो लेमडा अपॉन 2 sin थीटा पावर -1 हो गया। एक काम करो, अब हम डी में एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो डी में एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम डी को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यहां साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं दोबारा ऐसे। चलो अगर हम डी को डिफरेंशिएट करें किसी अननोन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख दिया डेल्टा डी। एक काम करो ना, सबको पहले लॉ के फॉर्म में लिखो। तो लॉ के फॉर्म लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होगी, डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो लिख दिया लॉग डी, बेस 10 ले रहा हूँ इसलिए कुछ लिखने की जरूरत है नहीं है। लॉग लेमडा बाई 2 माइनस यहाँ चला आएगा लॉग साइन थीटा, ऐसे लिख दिया। बिना लॉ के भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है, ये बिना लॉ के भी हो सकता था। थोड़ा सा 2 स्टेप हमें ज़्यादा लेने होंगे, टाइम मिला तो बताऊंगा उसके बिना कैसे हो सकता है। बराबर मैंने इसका लॉग ले लिया। अब चलो एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वो टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
मैं इसे लिख दे रहा हूँ, नीचे कट जाएगा, जैसे मैंने पीछे 12 बताया, तो इसे लिख दिया 1/d एंड डेल्टा टी। अब dt लिखना ठीक नहीं है तो लिख दिया डेल्टा टी। ये प्योरली कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। फिर थीटा को लिखेंगे तो डेल्टा थीटा में लिख दिया ऐसे। अब देखो डेल्टा d/d ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। हमें एरर में ट्रेंड जानना है, इस माइनस के कोई मायने नहीं है, तो हमने इसे लिख दिया कॉट थीटा डेल्टा थीटा। ये डेल्टा d/d हो गया। और हमें एरर का ट्रेंड जानना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, तो माइनस साइन को हमने हटा दिया। अब देखो डेल्टा थीटा कांस्टेंट है, उन्होंने बोला जो एरर आएगी थीटा में वो क्या है, कांस्टेंट है। ये थीटा की मीन एब्सोल्यूट एरर को बता रहा है, तो ये टर्म चेंज हो नहीं रहा है, और ये फ्रैक्शनल चेंज किस में है, डी में है। अब देखो थीटा के वैल्यू को हमें 0 to 90 इंक्रीज करना है। अब आप थोड़ा याद रखो कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा, tan में ये वैल्यू अगर tan होता तो बढ़ती चली जाती, tan का उल्टा कॉट है तो ये वैल्यू घटती चली जाएगी। तो फ्रैक्शनल एरर जो d में होगा वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन 4 ये हो जा रहा था, या जो फोर्थ ऑप्शन था डी वाला ये हो जा रहा था। यहाँ देखो डेल्टा d/d को लिखा कॉट थीटा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा के एरर फिक्स है, उन्होंने कहा है, तो नेचुरली ये थीटा में मीन एब्सोल्यूट एरर को बता रहा है, ये कांस्टेंट है। अब ये फ्रैक्शनल एरर है, या हंड्रेड्स करेंगे परसेंटेज एरर है, तो ये फ्रैक्शनल एरर सिर्फ कॉट थीटा पर डिपेंड करेगी। थीटा के वैल्यू को 0 से 90 करना है, जैसे से थीटा को इंक्रीज करेंगे कॉट थीटा डिक्रीज होगा। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि बिल्कुल ही जो डी में फ्रैक्शन एरर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो एक ऑप्शन तो मिल गया। अब चलो जरा हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर की, कि डी में जो एब्सोल्यूट एरर हो उसका ट्रेंड क्या होगा। तो डेल्टा डी हो गया बेटा, यहाँ डी आया डी कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। एक काम करो, डी की वैल्यू को यहाँ से ले लो, तो डी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। और एक काम करो, कॉट थीटा लिख दिया कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा। और ये बता रहा है डी में एब्सोल्यूट एरर को। अब देखो डेल्टा थीटा तो फिक्स है, थीटा को जैसे से बढ़ाएंगे कॉस थीटा घटेगा और साइन थीटा बढ़ेगा, तो चूंकि डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा डी में वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। शायद इसका कोई ऑप्शन है या नहीं, मैं देखता हूँ। द एब्सोल्यूट एरर इन डी इंक्रीजेस, तो नहीं इंक्रीजेस नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। तो इसमें एक चारों में एक ही ऑप्शन बनेगा डी वाला, क्योंकि जो डी में कैपिटल डी में जो डी में एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो एंगल के, ये तो फिक्स है, एंगल के बढ़ने पर ये बढ़ेगा और ये घटेगा अप टू 90 डिग्री, तो ये घटेगा। cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। cos 0 1 होता है, तो जैसे से एंगल बढ़ेगा cos थीटा घटेगा, जैसे से एंगल बढ़ेगा ये बढ़ेगा, तो ये टाइम के साथ साथ थोड़ी सी डिक्रीज होगी। तो इसमें डेल्टा डी विल डिक्रीज, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है। तो देखो ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम और लेंगे, एक वीडियो हमें और बनाना है जिसमें आईटी के कुछ और बेहतर क्वेश्चन जो थोड़े से लीक से हटकर हैं, जिनमें हम कुछ इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करो। महादेव।